नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री जी हाँ आपको बता दें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर समीक्षा बैठक है और इस पूरे मामले में बता दें कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी में कटौती का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग स्लैब को अब केवल 2 श्रेणियों में किया गया है, 5% और 18%। मंत्री ने जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग की इच्छाओं और दर्द को समझते हुए कदम उठाए। प्रेस वार्ता में राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए आशीष पटेल ने कहा है कि वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जब राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो उनका असर नहीं होता है। उन्होंने हाइड्रोजन बम की तुलना पिचके गुब्बारे से की और कहा है कि उसमें दम नहीं है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा ली है। पूरे जनपद के अधिकारीगण मौजूद थे। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से जीएसटी में कटौती की है, जिसका सीधा लाभ हर आम जनमानस तक पहुँच रहा है, और मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का अलग से इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के उस वर्ग के दर्द को समझा, उस वर्ग के जो इच्छाएं हैं उनको समझा। आप इसी का देखिए, हर सामान में कटौती हुई है। अब जीएसटी का स्लैब जो है अलग अलग करके, जो पहले कई स्लैब थे उनको 2 स्लैब पर ला करके रख दिया गया, एक 5% और दूसरा स्लैब। तो मैं आज आप सबके माध्यम से बस्ती जनपद की सभी निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से जीएसटी पे कटौती ला करके आम जनमानस को फायदा पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें सड़क दुर्घटना में स्वर्गीय रामजीवन मौर्य के पुत्र रोहित मौर्य की मौत के बाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शोक संवेदना कार्यक्रम में मृतक के परिवार से मिलने बस्ती पहुंचे हैं। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के साथ बैठक कर दुख बांटा है और प्रशासनिक और आर्थिक मदद सहित हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। मौर्य ने कहा है कि इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। धरातल पर मिलने वाले लोगों से बात करते हुए मौर्य ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी के जरिए छोटे और मध्यम व्यापारियों तथा आम जनता पर बोझ पड़ रहा है और ये नीतियां गरीबों का शोषण कर रही हैं। मौर्य ने आरोप लगाया है कि सरकार अब चुनावी फायदे के लिए मामूली छूट देकर वाहवाही पाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक परिवार की शीघ्र न्याय और सहायता दिलाने का वादा भी दोहराया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कार्यक्रम आज जनपद संत कबीरनगर के धनौटा में एक बहुत ही सुप्रतिष्ठित व्यवसायी और कई विद्यालयों के संस्थापक थे, उनकी सुनहरी सभा में जाने का कार्यक्रम था। हमारे जिले के पदाधिकारियों ने यहाँ पर घटित घटना के विषय में बताया, जिसके नाते शोक संवेदना व्यक्त करने में यहाँ भी आया। आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, शुद्ध रूप से श्रद्धांजलि और शोक संवेदना का कार्यक्रम है, जिसके क्रम में बस्ती होते हुए मैं संत कबीरनगर पहुँचा। सर, आजम खान के रिहाई को लेकर 23 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। सर क्या कहेंगे इस पर? लोकतंत्र में विचारों की राजनीति होती है। व्यक्तिगत मित्रता और दोस्ती के चलते किसी का साथ और किसी का विनाश का कोई जगह नहीं। आजम खान साहब एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं।
1 दर्जन बार लगभग विधानसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, कई बार कैबिनेट में नेता भी दल रहे हैं। इसलिए योगी सरकार ने उनके साथ जो भी राजनीतिक और धार्मिक दुर्भावना से काम किया वो सरासर गलत है। आगामी नवरात्र और त्योहारों को देखते हुए औरैया पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। 25 सितंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय ककोर के मैदान में पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती की उपस्थिति में बलवा ड्रिल अभ्यास आयोजित किया गया है। अभ्यास के दौरान पुलिस ने आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिनमें पुलिस पार्टी, LIU पार्टी, सिविल पुलिस पार्टी, फायर ब्रिगेड, लाठी पार्टी, चिकित्सा पार्टी और रिजर्व पार्टी शामिल थी। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने और जनशक्ति विभाजित करने की रणनीति का अभ्यास एंटी राइट गन, प्लास्टिक प्लेट, चिलबम और टीयर गैस गन के माध्यम से कराया गया। बता दें आपको, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने दबंगइयों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में दंगा नियंत्रक उपकरणों की अनिवार्य प्रयोग के निर्देश दिए हैं। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्र चल रहे हैं और आगामी त्योहार भी आने हैं। अभी दशहरा आना है, दिवाली आनी, इसी के बीच में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती और वाल्मीकि जयंती और बहुत सारे ऐसे अन्य पर्व भी आने बाकी हैं। इसी के दृष्टिगत आज जनपद औरैया में यहाँ पे ओपन ग्राउंड में एक जो है राइट कंट्रोल ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त थानों से पुलिस बल को बुलाया गया था और यहाँ पे सिखलाए हुए तरीके से एक दंगा नियंत्रण जो ड्रिल उसका आयोजन किया गया, जिसमें जो है पुलिस बल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। इसी प्रकार से जो है लगातार यहाँ का जो पुलिस बल है, पुलिस लाइन में और थानों पे उसकी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो किसी भी उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था से निपटने के लिए परिपक्व हो और अच्छे से प्रदर्शन कर सके। कलवारी थानाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्रा स्तुति त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए प्रतीकात्मक थानाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान भी किए हैं। थाने पर बालिकाओं को महिला सुरक्षा केंद्र, हवालात और GD ऑफिस का परिचय कराया गया है। कानून और हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत तौर पर जानकारी भी दी गई और उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का महत्व भी समझाया गया है। कार्यक्रम के दौरान एंटी रोमियो टीम कलवारी और गायघाट में सड़कों पर उतरी। बता दें आपको, संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई और 2 माफीनामा भरवाकर सख्त हिदायत भी दी गई है। बस्ती से दिलीप पांडे की विशेष रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर बस्ती पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था कानून के प्रति आम जनता को जागरूक किया है। इस दौरान बात करें तो CO सिटी और शहर कोतवाल सहित कोतवाली की फोर्स ने बाइक से ड्रिल कर शहर की सड़कों का भ्रमण किया है। CO सिटी बुलेट से निकलकर सीधे शहर की कमान संभाली उन्होंने और मां दुर्गा के पंडालों और सड़क पर घूम रहे लोगों को सुरक्षा और कानून का पाठ भी पढ़ाया है। पुलिस ने सड़क पर फालतू घूम रहे लोगों को हिदायत दी है और अफवाहों से सचेत रहने का संदेश भी दिया। मॉक ड्रिल की बात करें तो इस दौरान गांधीनगर से टोल प्लाजा तक पुलिस ने गली गली भ्रमण कर लोगों की समस्याएं को सुना है और सुरक्षा की भावना बढ़ाई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जनपद बस्ती में और पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में माता दुर्गा की आराधना और नवरात्रि का पावन ये त्योहार चल रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती के निर्देश पर यहाँ की पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों के बीच सुरक्षा की भावना और उनकी जो समस्याएं हैं उसे फील्ड में जाकर जाना जाए। इसी क्रम में हम लोगों की एक ड्रिल होती है और नाइट पेट्रोलिंग के लिए पुलिस की पार्टियां निकलती हैं। आज मेरे द्वारा थाना कोतवाली की पुलिस के साथ, जिसमें कोतवाल सहित चौकी प्रभारी और अन्य फोर्स मौजूद थी, उनको लेकर 2 पहिया वाहन के माध्यम से हर गली में जाकर लोगों को अवेयर किया गया। जो लोग जागते मिले उनको अफवाहों से सावधान रहने, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना में पुलिस की सहायता कैसे प्राप्त करें और त्योहारों इत्यादि को लेकर उनके साथ संवाद किया गया। और इसी क्रम में आज हम लोगों का थाना कोतवाली क्षेत्र में ये भ्रमण था और जनपद के विभिन्न हिस्सों में भी इस तरीके से ड्रिल कराई जा रही है। खबर बता दें आपको, नवरात्रा और दशहरा पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। डुमरियागंज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च चौराहे से मीरा
खीरा मंडी तक किया गया है, जी आपको बता दें, जिसमें आम जनता को सुरक्षा का एहसास कराया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहार को आपसी सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी और किसी भी व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। आज मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया थाना क्षेत्र परियागंज में। जैसा कि आप जानते हैं 22 तारीख से शारदीय नवरात्रि का त्योहार हुआ है और आज लगभग सभी जगह पे माता जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। आने वाले दशहरे के उपरांत दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उसी के दृष्टिगत ये जो त्योहार है इसको सकुशल संपन्न कराना एक परंपरागत तरीके से और तैयारियों की समीक्षा करने के संबंध में सभी थाना सर्किल तहसील और जिला स्तर पर इसकी मीटिंग कर ली गई है और आज उमरियागंज थाना क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च हम लोगों द्वारा निकाला गया है और भ्रमण भी किया गया है। हर बच्चे का सपना होता है कि वे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर मेहनत के बल पर अधिकारी बने और परिवार और देश का नाम रोशन करे, लेकिन महंगी कोचिंग की फीस ने इस सपने को अधूरा ही छोड़ दिया है। जी आपको बता दें, ऐसे ही बच्चों के लिए कानपुर की वी-कैन संस्था ने नई पहल की है। आर्यनगर में संस्था द्वारा सिविल सर्विसेज कोचिंग बैच का प्रारंभ और डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एसडीएम सदर अनुभव कुमार सिंह ने किया है। आपको बता दें, इस अवसर पर 40 छात्र छात्राएं मौजूद रहे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी गई हैं। संस्था के चेयरमैन ओम प्रकाश डालमिया ने बताया है कि 2012 में शुरू हुई इस पहल से अब तक 65 बच्चे अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। वी-कैन उन प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराता है जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी तैयारी नहीं कर सकते। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सर, सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग स्टार्ट हुई है, सर आपने उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे इस बारे में अवगत कराया गया था। यहाँ पे वी-कैन करके एक मुहिम छेड़ी जा रही है जहाँ पे प्रो बोनो बेसिस पे बच्चों को सिविल सर्विसेज तैयारी दी जाती है। इसी के क्रम में मुझे सफर साहब ने आज बुलाया हुआ था, तो मैं आज बच्चों से एक इनफॉर्मल चैट करने आया था, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से इन्वॉल्व था और काफी लंबे समय तक इन्वॉल्व रहा हूँ और अभी आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ थिंग्स, तो आई थॉट कि मैं भी कुछ इनको वैल्यूएबल इनपुट दे सकता। आई होप मेरे आने से कुछ फायदा हुआ। सर, कैसे शुभकामनाएं प्रेषित करें बच्चों को? सर मतलब मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे स्तर से जो भी सहयोग भी हो सकेगा इनकी सफलता में मैं देने की कोशिश करूँ। बाकी तो आज जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट इज अ वेरी पावरफुल टूल, इनके पास बहुत सारा गाइडेंस ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल है, तो उसको ये सकारात्मक रूप में यूज करें और बाकी मेरी सारी शुभकामनाएं। सर, संस्था जो कोचिंग करा रही है निःशुल्क, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छे, ये तो प्रोत्साहन वाली बात है, इसीलिए मैंने भी आज समय निकाल के आया यहाँ पे कि जो भी संस्थाएं, आई थिंक कानपुर में कई सारी ऐसी संस्थाएं जो सक्रिय भी, बट अभी तो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कोचिंग हमारी वी-कैन नाम की संस्था है जो कि पिछले 11 साल से लगातार चलाई जा रही है और इसमें अभी तक 57 बच्चे पीसीएस, ओवर पीसीएस, अन्य सरकारी संस्थाओं में नौकरी पा चुके हैं। ये हमें बड़े गर्व की बात है। ये उस कैडर के बच्चे हैं जो कि कोचिंग की फीस को, भारी भरकम फीस को सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो गुजड़ी के बाद उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो मौका देने के लिए हमने और हमारे दोस्त श्री ओम प्रकाश डालमिया जी ने, जो कि नारायण सिटी के मालिक है, हम दोनों मित्रों ने मिलकर ये ठाना है कि करीम का बच्चा भी अब अफसर बने और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोचिंग चलाई जा रही है। हम लोग अभी तक 40 बच्चों को इस साल हम लोग अडॉप्ट करते हैं और 40 बच्चों को कड़ी परीक्षा और इंटरव्यू के बाद उनको किया जाता है। उस बच्चों को ये बताने का मकसद होता है हमने किया, अब तुमको कर। आपकी भी निगाह में यदि कोई मेधावी बच्चा और ग्रेजुएट कर लिया हो और वो चाहता है कि हम आईएएस बने और अगर वो उसके अंदर एक ताकत है कि आईएएस बन सकता है, तो हम लोग उसका इंटरव्यू लेने के बाद उस बच्चे को आईएएस के, पीसीएस के लिए उसको हम अपने कोचिंग में लेंगे। इसमें एक भी पैसा लिया नहीं जाता है। वीकेंड में आईएएस अकेडमी में आई हूँ और मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ आईएएस की तैयारी करने के लिए। अभी आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? अभी मैंने बीटेक कंप्लीट किया कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ कैसी सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है, बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, बहुत अच्छे से बताया जाता है कि कैसे अपने गोल को अचीव करें।
सुना है कि फीस वगैरह निःशुल्क कर दी गई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे फीस नहीं पड़ती है, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनके पास कम इनकम है, जो लोग जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वो उन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा चेंज है सोसाइटी के लिए। अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन है। जी आपको बता दें, उसका उदाहरण जो है संबल पुलिस ने पेश किया है, जब शिक्षिका पर हुए अमानवीय एसिड अटैक के आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया गया है। आपको बता दें, घटना के 2 दिन पूर्व आरोपी ने एक शिक्षिका पर तेजाब डालकर फरार हो गया था। पुलिस ने पीड़िता को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर भरोसा दिलाया था कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार होगा। असमौली से कल्याणपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस की गोलाबारी में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध कट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी बरामद की गई है। संभल से सोनू वाशरनी की रिपोर्ट। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। आज ये जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। इसके द्वारा अपना नाम निशु बताया गया है और इस व्यक्ति के द्वारा आज से 2 वर्ष पूर्व किसी डेयरी में केमिस्ट के रूप में काम करते समय ये जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको प्रोक्योर करना उसने बताया। आज से करारी कस्बे स्थित डॉक्टर रिजवी कॉलेज लॉ में गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ है। स्वागत गीत कृतिका पांडे और आस्था द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है, जबकि आयुषी मिश्रा ने कजरी गीत पर नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। इस मौके पर 32 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई है। आर्यन केसरवानी और प्रिया यादव को LLB 3rd SR के हेड बॉय और हेड गर्ल बनाया गया है। इसके अलावा बात करें, कई छात्रों को CR की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवी महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाते हुए कहा है कि लॉ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि मानव सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि भवंस मेहता डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रबोध श्रीवास्तव ने बच्चों को शिक्षा के महत्व और माता पिता के सपनों को पूरा करने का संदेश दिया। कौशाम्बी से जीगम रिजवी की रिपोर्ट। कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, आज की डेट बताना चाहूँगी। ये डेट बहुत ही मेमोरेबल डेट है। आज 25 सितंबर 2025 है। हमारे डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ में पहली बार ये पहल की गई है कि SR और CR पर चुनाव किया गया है, और जिससे ये लगता है कि टीचर्स और जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो चाहता है कि बच्चों की अप्रोच मैनेजमेंट तक जाए, एक ब्रिज का काम है। ऐसा ना हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी उनकी कोई कंप्लेंट्स है, तो SR CR का चुनाव इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये मैनेजमेंट तक अपनी पहुँच कर सके। अपनी पढ़ाई लिखाई में जो भी वो सहयोग चाहता है तो बना सके, और ये पोस्ट रखने का उद्देश्य ही यही है कि बच्चे मैनेजमेंट को अप्रोच करें, प्रिंसिपल को अप्रोच करें, टीचर्स को करें। ऐसे कार्य करने से जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे टीचर्स बड़े अवेयर रहेंगे और बहुत एक्टिव रहेंगे। और बहुत ज़ोरों शोरों में बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी किया, और मैं कल्चरल टीचर यहाँ पे हेड भी हूँ डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ में, और बहुत अच्छा लगा। और एक नई शुरुआत है, एक नई पहल की गई है। मैं चाहूँगी कि इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया जाए। सर्वप्रथम मैं अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद करना चाहूँगी। इतनी सेमेस्टर को नेतृत्व करने का पद जो है मुझे दिया है, सबसे पहले उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस माहौल में जो भी होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसको बढ़ाऊँगा। और मैं अपने पूरे लॉ फैकल्टी को थैंक यू कहना चाहूँगी। क्या नाम है? सर, मेरा नाम फातिमा है। थर्ड सेमेस्टर की SR। थैंक यू।
जिले के मिशौलिया थाना क्षेत्र के गौडी गांव का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रहे लोगों और विशेष समुदाय के बीच विवाद दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जो बाद में उग्र रूप ले लिया उसने। बता दें, वायरल वीडियो में कुछ लोग विशेष समुदाय के खिलाफ गाली गलौज और नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। सर, जैसे कि गौडी में मूर्ति जाने से पहले ही माहौल खराब किया है, दशहरा चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या निर्देश संदेश है? जैसा आप जान ही रहे हैं कि कोई भी आदमी जो माहौल खराब करने की कोशिश करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, उस पर पुलिस प्रशासन शासन के भी निर्देश सकते हैं और उस पर कार्रवाई हुई है और जो आपने मैटर कहा उसमें मुकदमा दर्ज करके आगे कंटिन्यू। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, केसरगंज तहसील के मजारा तोकली इलाके में बाबा पटाव गांव में 3 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। आपको बता दें, जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक देर रात मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली है। गौरतलब है कि केसरगंज तहसील में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 4 मासूम बच्चों की जानें भी जा चुकी हैं। वहीं बात करें तो दर्जन भर से अधिक लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव से चल रहे रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली है। वन विभाग की 20 टीमें इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। जिला प्रशासन ने भी विशेष टीमें गठित की हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। तोकली गांव के देवनाथपुरवा में एक वन जीव की घटना हुई छोटे बच्चे के साथ, बट बाय गॉड्स ग्रेस बच्चे की स्थिति ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में इस समय वो भर्ती है और उसका उपचार किया जा रहा है और उसी के फॉलोअप में जो वन विभाग की टीम कार्य कर रही है यहाँ पे उसको देखने के लिए और 5 साल से छोटे बच्चों के घरों पे ड्यूटियाँ लगा के ये व्यवस्था कराने। कोतवाली तिहाड़ क्षेत्र के घसारीपुरा मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब 26 सितंबर की रात करीबन 2:30 बजे कुछ घरों पर चोरी करने की धमकी भरा नोटिस चिपका हुआ मिला है। जी हाँ, अनोखा तरीका है। ये नोटिस 2 स्थानों पर लगाया गया था, जिसमें चोरी की बात साफ तौर पर लिखी थी। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां बता दें, अचानक मिली इस चिट्ठी से मोहल्ले में लोगों के बीच दहशत फैल गई। सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है। नोटिस की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है। वहीं मोहल्ले वासी सतर्क भी हो गए हैं। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता की है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि नोटिस लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान भी की जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो स्थानों पे आज सूचना मिली है कि नोटिस लगी हुई है कि आज रात को 2 बजे चोरी होगी और इससे बहुत परेशान है पूरे मोहल्ले वासी। प्रशासन भी गश्त करता है, लेकिन अब चोर ये रुकने के नाम नहीं ले रही है। चोरों है बहुत व्याप्त है पूरे मोहल्ले में। डॉक्टर प्रदीप कुमार। क्या है आप? हमें मेडिकल ऑफिसर हैं श्रावस्ती में। अच्छा, क्या आपके यहाँ नोटिस लगी, किस तरीके से लगी? चोरी की नोटिस लगी हुई है। कब लगी पाई गई? ये एग्जैक्ट तो तय नहीं, दोपहर की बात है। हम तो वहाँ ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे। क्या लिखा है नोटिस में? नोटिस में लिखा हुआ है आज रात 26/9/2025 को 2:30 के बाद में चोरी होगी। जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर विकास भवन कार्यालय से सटे पुराने वर्षो मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। मंदिर में हनुमान जी, भगवान श्री राम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित थी। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही धर्मगुरुओं को विश्वास में लिया है। आप देख सकते हैं, जहां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मंदिर के पुनर्निर्माण की उन्होंने मांग उठाई है। सांसद की बात करें तो सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद पाल ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए नवरात्र की पूर्व संध्या पर मंदिर तोड़ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी सर, यहाँ पे जो मंदिर थी उसको रातों रात यहाँ से बुलडोजर लगा के उसको धराशायी कर दिया गया। पराकाष्ठा है। आप सब लोग भी पत्रकार हैं, यही पैदा हुए हैं। जब ये सड़क चौड़ा हो रहा था, हाईवे हमने कराया था, उस समय भी ये मंदिर था। प्रभुनाथ बाबा यहाँ खड़े हैं, उनकी बेटी सुधा यहाँ खड़ी है। प्रभुनाथ बाबा ने यही मनौती मानी थी
उसके बाद उनकी बेटी पैदा हुई, उनके वंशज चल रहे हैं और आज ये सड़क हाईवे बन गई 4 लेन। उसके बाद ये साइड लेन बन गया, साइड लेन से ऊपर मैं खड़ा हूँ नाली के ऊपर बन गया। अब नाली और दीवार के बीच में वो मूर्तियाँ थी। कल ये महिलाएं शारदीय नवरात्र में उनकी पूजा कर रही थी। इसको देख करके अगर डीएम ने पूजा कर रहे रोका, पूछा क्या, उनका साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और फिर रात को बुलडोजर लगा करके जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने तोड़वाया। एसडीएम से मेरी फ़ोन पे बात हुई जब मैं लखनऊ से आ रहा था दिल्ली से, तो उन्होंने कहा साहब हम इसका सम्मान कर रहे हैं। एक एक मूर्तियां खंडित हो गई, कहाँ चली गई? आप लोगों ने भी रोज यहाँ से गुजरते होंगे, देखते होंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई संविधान का 25, संविधान का 26 या राइट टू प्लेस ऑफ वर्शिप या आईपीसी का 295 ये धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, मूर्तियों की रक्षा, वर्शिप ऑफ प्लेस की रक्षा का अधिकार देता है, कोई छू नहीं सकता है। 1947 के बाद एक कानून पास हुआ 1991 और खुद प्रशासन ने इस त्यौहार में, शारदीय नवरात्र में जिस तरह से ये मंदिरों को तोड़ करके सिद्धार्थनगर के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। सवेरे से इस धूप में चिलचिलाती सैकड़ों महिलाएं, पुरुष लोग खड़े, हमारे चेयरमैन खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं कन्वे कर रहा हूं, मैं सभी उच्च अधिकारियों को करूंगा, तोड़ने वाले दोषी लोग कोई प्रशासक हैं, जिले के कलेक्टर, एसडीएम हो सकते हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। कि जो विकास भवन का जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल पर एक दुर्गा जी का चित्र बनाया गया है पहले से, और अगल बगल का लोग उसका जो गंदगी के रूप में जैसे शौच और मलमूत्र सब कुछ करते थे और साथ में पान खा के थूकते थे। और इसको संज्ञान में लेते हुए और स्थानीय लोग जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी सदर और साथ में हमारा जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों को कंसल्टेशन भी किया गया और पिछले 3 महीना से ये बातचीत हो रही है। और उद्देश्य ये है जो दुर्गा जी का जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो उतना और दूसरा उस पेंटिंग नाली के ऊपर भी है, तो ऐसे स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए जो सम्मानजनक स्थिति में दूसरा जगह पर स्थापित करने के लिए मतलब उसको हटाया गया, बाकी किसी भी उद्देश्य नहीं है। और इस उद्देश्य ही मतलब कार्य कराया गया है, वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं है। कि प्रशासन का ऐसे मन नहीं है बिल्कुल, और प्रशासन का मन बिल्कुल साफ है। तो दुर्गा जी का जो जितना सम्मान मिलना चाहिए और मल मूत्र का बीच में मतलब जो स्थापित है और साथ में पान खा के लोग थूक रहे थे, उसका सम्मानजनक स्थिति में और स्थल पे स्थापित करने का एक मन है। और साथ में आसपास में ब्यूटिफिकेशन का काम भी मतलब जिला प्रशासन का स्तर से की जा रही है और स्थानीय स्तर पे माननीय विधायक जी सदर और जो भी स्टेक होल्डर्स है सबको मतलब लगातार पिछले 3 महीना से वार्ता की जा रही है। साथ ही साथ आपको खबर बता रही आ रही है, थाना क्षेत्र हरिया के रजवापुर चाफा गांव में दुर्गा पंडाल के पास झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मामले का सुनी देखते देखते उग्र रूप ले बैठी और कुछ उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी। घटना की वजह से माहौल जो तनावपूर्ण हो गया और दोनों समुदाय जो थे आमने सामने आ गए। बता दें, सूचना मिलते ही एसडीएम हरिया, सीओ हरिया, थाना हरिया और परसरापुर के फोर्स मौके पर पहुंची है। परसराम की फोर्स मौके पर पहुंची, उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने में कठिनाइयां देखते हुए जिले की आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। तत्काल एसडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एडिशनल एसपी श्यामाकांत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया और मुख्य आरोपी अब्दुल समद सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 25/9/25 को जनपद बस्ती के थाना हरैया के ग्राम रजवापुर के छपुआ बाजार में आज दुर्गा प्रतिमा स्थापन के रास्ते पर पूर्व में झंडे को लगाने को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच आगामी चुनाव में तैयारी और जोर आजमाइश के मद्देनजर विवाद हो गया। वर्तमान प्रधान पक्ष से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अगली खबर देख रहे हैं, जहां अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत
की दिशा में कदम बढ़ाने की मुहिम शुरू करी है। आपको बता दें, पीएम ने देशवासियों से आह्वान किया कि हर नागरिक अपने घरों में स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग करे और दुकानदारों को भी अपनी दुकानों पर केवल भारतीय उत्पादों को ही रखने की प्राथमिकता दे। और इसी संबंध में हमारे संवाददाता एसएन यादव ने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गोवर्धन त्रिपाठी से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है, आइए आप भी सुने। इस समय हम आपको बता दें, जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके पश्चात अमेरिका ने H1 वीज़ा की जो सीमावधि थी उसको कम कर दी। उसके पश्चात हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतीयों के लिए एक अभियान चलाया, स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वदेशी के लिए। आइए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार प्रकोष्ठ के उप संयोजक और इस अभियान के भी उप संयोजक, उनसे जानते हैं ये क्या स्वदेशी अपनाओ अभियान का क्या पर्पज है, क्या इसका अभियान में किस तरीके का मोदी सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सर्वप्रथम हम आपको बधाई स्वागत करते हैं। मैं गोवर्धन त्रिपाठी, जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री हैं। सरकार इस समय स्वनिर्मित अपने जो देश के मजदूरों का पसीना बहा हो, जो मेहनत किया हो, वो वस्तु यूज करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम लोग आग्रह कर रहे हैं जो स्वनिर्मित हो, स्वदेशी हो। जो विदेशी सामान है जैसे कोलगेट और टैक्सी वगैरह है, ये सब पिएंगे सब उसका 80% ज़्यादा रुपया बाहर जाएगा। आप स्वदेशी बना हुआ लस्सी पीजिए, माठा पीजिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा उससे, और उसका पैसा जो है देश में रहेगा, यहाँ भी किसान प्राप्त करेंगे, मैं विदेश चला जाएगा। उन्होंने जो टैरिफ लगाया, सरकार ने 12% और 28% जो टैक्स थे उसको 5% करके व्यापारियों की बहुत बड़ी राहत दी है। ये राहत व्यापारियों से बढ़कर पब्लिक का है, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो पब्लिक का होगा। व्यापारी तो भाई जितना टैक्स ऊपर से लेंगे देंगे उतना ले लेंगे पब्लिक से, इसका पब्लिक से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और इधर त्योहारी सीजन भी है, नवरात्र है, विजयदशमी, दीपावली, इसमें परचेज ज़्यादा होगा और व्यापारी पब्लिक अधिक से अधिक सामान परचेज करे, इसलिए टैक्स कम हो गया। गाड़ियों का भी 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो रेट कम हो गया, जिससे कि सब खरीदारी अधिक से अधिक करेंगे। और हर जिले में प्रोत्साहन दे रही है सरकार की अपना एक प्रोडक्ट बनावे, जिसे तो अपने यहाँ स्वदेशी निर्मित सामान लें। अब गणेश जी की मूर्ति विदेशी न लें, जो हमारे यहाँ कुहार बना रहे हैं वो यूज करें, दियली पर ही यूज करें, न कि जो चाइना से बनकर झालर आ रहा है वो यूज करें। इस पर हम लोगों का सीधा संदेश है व्यापारियों को भी कि स्वदेशी सामान परचेज खरीदें और स्वदेशी ही बेचें, अधिक से अधिक स्वदेशी खरीदें और बेचें। आयुर्वेद के अभी 10वां स्थापना दिवस था, उस पर भी हमने डॉक्टरों की एसोसिएशन की बैठक की, तो सब उस पर प्रकाश डाले कि आयुर्वेदिक दवा अधिक कारगर हो रही है। तो उस पर भी हम बोले वहाँ पर कि आयुर्वेदिक दवा भी यूज करने से एक लाभ और होगा। आयुर्वेदिक दवा अधिकतर भारत में बन रही है, यहाँ की जड़ी बूटी द्वारा बन रही है। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, भले ही यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता हो, तो उसके तमाम से केमिकल ऐसे हैं जो कि बाहर से आयात किया जाता है। गोवर्धन जी, एक प्रश्न था, ये 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लेकिन ये स्वदेशी अपनाओ का ये अभियान अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद ही क्यों? उसके पहले क्या आपका भारत नहीं था? क्या भारतीय नहीं थे? आत्मनिर्भर नहीं बनाना था? स्वावलंबी नहीं बनाना था? ये आप इतनी बातें कह रहे, तब आपको भारतीयों की याद नहीं आई? नहीं, इसका स्वदेशी अभियान तो स्वदेशी मंच है, स्वदेशी जागरण मंच है RSS का, तो पहले से ही चला रहे हैं और प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से इसमें नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं। पहले आत्मनिर्भर हुए हैं, अपने यहाँ की वस्तुओं को अधिक से अधिक निर्माण कर रहे हैं, जिससे कोरोना काल में यहाँ इंजेक्शन नहीं था। लेकिन जब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तो जो भारत के नागरिक है कैसे स्वदेशी पर जोर देंगे?
विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकती, इसलिए कि यहाँ का भी सामान बाहर जा रहा है तो वो भी बहिष्कार करेंगे। पब्लिक बहिष्कार करेगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा, ये गवर्नमेंट बहिष्कार नहीं कर सकती। लेकिन जब आयात निर्यात पे आप कहीं पे पाबंदी नहीं लगाएंगे तो सामान तो आएगा भारत में। नहीं तो जैसे वो टैरिफ लगाकर अपने देश में महंगा कर दिए हैं हमारे यहाँ का सामान, यहाँ भी वस्तु कर बढ़ाएंगे सरकार, जो विदेश से आ रहा है तो अपने आप वो वहाँ के सामान को नहीं लेंगे, यहाँ की वस्तुओं को सस्ता कर रहे हैं, इसीलिए जीएसटी भी कम किए हैं। इनकम टैक्स भी जो 5 लाख 7 लाख छूट था उसको 12 लाख तक छूट करके व्यापारियों की बहुत बड़ी राहत दी। जो अभियान आप इस समय चला रहे हैं, आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ आ रही, किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है, पब्लिक का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोग हर दुकानदारों के यहाँ जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और बैठकें भी हो रही हैं, लोकल सभाएं भी हो रही हैं, अभी होल्डिंग भी लगेगा, एक व्यापारियों की बहुत बड़ा मीटिंग भी हो रही है। आगे आने वाले समय में 1 महीने बाद 15 रोज बाद बड़ी मीटिंग होगी पूरे जिले की, जिसमें सबसे आह्वान किया जाएगा कि स्वदेशी खरीदें या स्वदेशी बेचें। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ व्यापार कोष मिर्जापुर जिलाध्यक्ष गोवर्धन त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीयों के लिए स्वदेशी अपनाओ और भारत को और भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की बात की जाए। धन्यवाद। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।